हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। तो हमने पहले आर्थिक निर्धारक तत्व किए थे, अब हम पढ़ रहे हैं अनार्थिक निर्धारक तत्व। अनार्थिक निर्धारक तत्व, तो ये अनार्थिक निर्धारक तत्व क्या होते हैं? पहला है विकास की इच्छा। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि विकास की इच्छा किए बिना विकास संभव नहीं है। देश के तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि देश में सभी क्षेत्र के लोग, जैसे अध्यापक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे श्रमिक संगठन हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई, तो आर्थिक विकास का इच्छुक हो। उसके लिए वो जो भी कीमत हो वो चुकाने के लिए तैयार हो। इसी प्रकार से सभी सामाजिक संगठनों को भी इसमें शामिल होना होगा कि हमें अगर अपने देश का विकास करना है तो अपने देश की आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक विकास में मन लगाना होगा। तो विकास की इच्छा अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा है तो उस देश का विकास बहुत जल्दी होता है, बहुत तेज़ गति से होता है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं जापान में 1945 में, यानी कि सही 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात कर रहे हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान को नष्ट कर दिया गया था परमाणु बम डालकर, हिरोशिमा ना। लेकिन फिर भी उस कुछ ही सालों में, और भारत को भी 1947 में ही आज़ादी मिली थी, लेकिन उतना ही पीरियड हमें मिला, उतना ही जापान को मिला है। लेकिन जापान कैसा देश बन चुका है? एक विकसित देश, जबकि भारत कैसा है? अविकसित देश। यानी विकास की इच्छा, अगर किसी देश के लोगों में विकास की इच्छा है तो विकास बहुत ही तेज गति से होता है। क्लियर? तो दूसरा है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा, आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का प्रसार भी एक महत्वपूर्ण अनार्थिक तत्व है। जैसे कि हम प्रोफेसर सिंगर के अनुसार कहें, शिक्षा में निवेश केवल अधिक उत्पादक ही नहीं बल्कि इससे बढ़ते प्रतिफल से उत्पादन होता है। इस प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी निर्माण एवं सामाजिक उन्नति में अग्रसर होने की भूमिका निभाती है, जिससे देश की उन्नति निर्धारित होती है। जैसे मैंने जापान का उदाहरण दिया, जापान ने शिक्षा में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रेनिंग में, कुशलता प्राप्त करने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, और इसलिए वो आज डेवलप्ड है। तो भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें उच्च क्वालिटी की, अच्छे स्तर की शिक्षा यहाँ पर प्रचार करनी चाहिए, और सरकार को इसके ऊपर अच्छा खर्च करना चाहिए। जैसे आज भी हमारे देश में जो बजट पारित होता है, उस बजट का केवल 3% हिस्सा ही हमारी शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि कई बार ये सुझाव भी दिया गया कि कम से कम इसे 6% किया जाए, तो वो अभी तक संभव नहीं हो सका है। सिर्फ शिक्षा पर 3% खर्च कर रहे हैं, और हम युद्ध स्तर पर, यानी कि युद्ध के ऊपर, यानी देश की रक्षा के ऊपर, वो भी बहुत ज़रूरी फेनोमिना है। लेकिन मैं बता रही हूँ, सिर्फ एक डाटा आपको बता रही हूँ कि युद्ध के ऊपर हम 16 से 17% अपने बजट का हिस्सा खर्च करते हैं देश में, यानी सीमाओं के ऊपर, देश की रक्षा के ऊपर, और शिक्षा के ऊपर केवल 3%। तो जिस देश में शिक्षा के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि जो मानवीय पूंजी है वही प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करती है, न कि प्राकृतिक साधन मानव का प्रयोग करते हैं। तो जिस देश में मानवीय पूंजी अच्छी होगी, वो हम पहले बता चुके हैं, तो शिक्षा के प्रसार के द्वारा ही हम मानवीय पूंजी उन्नत कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है राजनीतिक निर्धारक। किसी देश के आर्थिक विकास पर उस देश की राजनीतिक वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर एक व्यक्ति वो कुशल है, ईमानदार है, और वो कल्याणकारी प्रशासक है, तो वो देश में आर्थिक विकास तेज गति से करेगा। और अगर उस देश में राजनीतिक अस्थिरता है, जैसे अगर हम बात करें तो हम आजकल देख रहे हैं बहुत से राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, कि वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरा जो गलत कह रहा है उस गलत कार्य को ही कर रहा है। तो राजनीतिक निर्धारक तत्व जो होते हैं वो भी एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर राजनीतिक स्थिरता होगी देश में, ईमानदार और कुशल राजनीतिक होगी, तो उस देश में विकास की जो दीर्घकालीन योजनाएं जो बनती हैं, जैसे सड़क, रेल, नहर, बिजली, ये एक लॉन्ग पीरियड के कार्य हैं, तो इनको करने में आसानी होती है। क्योंकि अगर एक राजनेता आया, उसने दूसरे की चली हुई योजनाओं को बंद कर दिया, अब नए सिरे से फिर, तो वो ना पहले वाली पूरी होती, ना वो दूसरी वाली हो पाती है। तो राजनीतिक अस्थिरता भी एक देश के आर्थिक विकास के लिए घातक है। देश के आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता बहुत ज़रूरी है।
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक निर्धारक। आर्थिक विकास का सामाजिक परिवर्तनों से भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक संस्थान जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकारी के नियम, इनका भी आर्थिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम अपने आसपास के ही वातावरण में देखते हैं कि एक व्यक्ति जिस जाति से है वो अपनी ही जाति के लोगों को सपोर्ट करता है, दूसरी जाति के लोगों को वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है या उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है। इसी तरह से धर्म की बात करें तो एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इसी तरह से संयुक्त परिवार प्रणाली भी हमारी टूट रही है। तो संयुक्त परिवार प्रणाली में भी कुछ कमियां थी और कुछ अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन ये इसी तरह उत्तराधिकारी के नियम भी। भारत में भूमि का आकार है प्रति व्यक्ति 0.34 है, तो वो क्यों हेक्टेयर क्यों हो गया इतना कम? क्योंकि उत्तराधिकारी के नियम, उस ज़मीन के छोटे से छोटे टुकड़े होते गए हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक देश के आर्थिक विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। तो समाज के उचित संस्थागत परिवर्तन के फलस्वरूप ही पूंजी की पूर्ति बढ़ती है, उद्यमता बढ़ती है, वैज्ञानिक कुशलता बढ़ती है, तकनीकी ज्ञान बढ़ता है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि देश की जनता की विचारधारा में परिवर्तन होना चाहिए, लोगों के मन में विकास की इच्छा होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और जो पुराने विचार हैं उनका त्याग होना चाहिए। और ये पुराने त्यागों का विचार तभी होगा जब देश का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक निर्धारक। आर्थिक विकास के निर्धारण में लोगों के धार्मिक विचारों का बहुत महत्व है, जिसकी हम अभी बात भी कर रहे थे। अलग से पॉइंट दे दिया कि ये आर्थिक विकास में बहुत बड़ा बाधक के रूप में भी सामने आया है कि लड़ाई झगड़े, अंधविश्वास, हत्याएं। तो ये धार्मिक विश्वास जो होते हैं ना, ये आर्थिक विकास को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें अंधविश्वास पर नहीं, आर्थिक विकास को अपना कर कार्य, जैसे कि मान लीजिए कोई रोड बना रहे हैं, हमने कोई परियोजना पास कर दी सरकार ने कि यहाँ से रोड जाएगा और ये रोड छोटा पड़ेगा, मान लीजिए 2 जगहों को, और उस रोड के बीच में कोई मंदिर आ जाए या कोई और धार्मिक स्थल आ जाए, तो क्या होगा? रोड बंद करना पड़ेगा, लेकिन उस धार्मिक जो मंदिर है या मस्जिद है या जो भी चर्च है, गुरुद्वारा, वो आएगा, उसको नहीं तोड़ा जा सकता, चाहे वो एक छोटा सा ही क्यों ना हो। यानी हमें रास्ता, अपना प्रोजेक्ट बदलना पड़ेगा करोड़ों का, लेकिन हम उस जगह को स्थानांतरित नहीं कर सकते। तो धार्मिक जो विचारधाराएं हैं, अगर इस देश में कट्टरता पाई जाती है धार्मिक विचारधारा में, तो आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है। और अगर उनमें सहनशीलता है, वो एडजस्टमेंट करते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आर्थिक विकास के लिए अच्छी बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट है विकास के लिए इच्छा। विकास के लिए आशा एवं आकांक्षा, होप एंड एस्पिरेशन फॉर डेवलपमेंट। आर्थिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया नहीं समझा जाना चाहिए कि वो अपने आप ही हो जाएगी, जैसे सोए और उठे। जैसे शेर है, शेर सोया सोचे कि उसके मुंह में हिरन आ जाए तो हिरन आ जाएगी, नहीं। हमने संस्कृत में पढ़ा था, शेर को भी अगर हिरन खानी है तो उसे हिरन के पीछे दौड़ लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हिरन उसके मुँह में आएगी। तो आर्थिक विकास कोई अपने आप में प्राप्त नहीं होगा, इसके लिए हमें ऊंची आशा और आकांक्षा रखनी होगी। हमें भाग्यवादी नहीं बनना है, हमें मेहनत में विश्वास करना है। जैसे कृष्ण ने बताया था कि भाई कार्य करो, फल की इच्छा मत करो, तो आप काम करो, मेहनत करो। तो जबकि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में ज़्यादातर लोग भाग्यवादी हैं। जैसे कुछ लोगों को कहेंगे भाई तुम कमाते क्यों नहीं हो, गरीब हो, ये तो भाग्य का लिखा है। तो भाग्य का लिखा नहीं है, उससे भाग्य को मिटाना है, आपको काम करना है। अगर आप काम करोगे तो भाग्य का लिखा हुआ आपका मिट जाएगा। तो विकास के लिए हमारे पास आशा और आकांक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। ये आशा और आकांक्षा किसी लड़कियों के नाम नहीं है, ये आशा और आकांक्षा क्या है? होप एंड एस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार से मुक्ति। तो भ्रष्टाचार क्या है? अगर अविकसित देशों में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, जैसे कर की चोरी, गलत ढंग से लाइसेंस या कोई और तरीके, तो ये एक देश के औद्योगिक विकास पर, एक देश के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं।
तो इस बात को तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार जहाँ होगा वहाँ पर विकास की प्रक्रिया बहुत धीरे होगी। कानून और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी देश में शांति का वातावरण होगा, उस देश शांति होगी, कानून व्यवस्था बनी रहेगी, तो सीधी सी बात है उस देश में आर्थिक विकास तेज गति से होगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि भारत को अपने बजट का लगभग 16 से 17 और इसे और बढ़ाया जाएगा % हमें रक्षा पर खर्च करना पड़ता है। अगर हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होती तो क्या हम इतना खर्च करते? तो हम शिक्षा पर करते 16 से 17% और हम रक्षा पर खर्च करते केवल 3%। लेकिन भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तो वो भी देश के लिए उतनी ही जरूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी तो पहले है। तो इसलिए हमें अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ कानून और व्यवस्था को बनाने में खर्च करना पड़ रहा है, जबकि शिक्षा में और अन्य कार्यों पर कम खर्च करना पड़ रहा है। ओके, थैंक यू। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।